नमस्कार सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव अपडेट आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को लेकर केंद्र सरकार ने नया बनाया है कानून, जिसमें कड़े प्रावधान किए गए हैं। जी हाँ, जुर्माने के साथ साथ 10 साल से भी ज्यादा जेल हो सकती है। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे क्या है खबरें, क्या कौन नए कानून केंद्र सरकार ने लाया है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि उद्धव ठाकरे की जा सकती है कुर्सी। जी हां, आपको बता दें कि पूरी तरीके से अब गेंद राज्यपाल के पाले में आ चुकी है। हाईकोर्ट ने दखल देने से किया इनकार, यह भी आपको बताएंगे। इस बीच आपको बता दें कि फेसबुक ने जियो में 43,000 करोड़ रुपए में खरीदी 10% हिस्सेदारी। 3 करोड़ छोटे किराना दुकानदारों को होगा फायदा और आम जनता को क्या होगा फायदा, इससे भी आपको बताएंगे। इस बीच अगली बिग ब्रेकिंग, मौलाना साद एक बार फिर से गिड़गिड़ाया, नया ऑडियो वायरल, उसके बारे में विस्तार जानेंगे। इस बीच दिल्ली हिंसा को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। इस बीच यूएपीए लग गया है। जी हाँ, उमर खालिद समेत 4 दंगाइयों के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई की जाएगी, ये भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबर एक एक करके विस्तार से जानेंगे, जहां पर आपको बता दें कि ड्रैगन चीन एक बार फिर से एटमी सनक चढ़ गया। जी हाँ, पहले तो कोरोना फैलाई और अब विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा है, ये भी बताएंगे। सब कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह के नेतृत्व में ये देश कोरोना को हराएगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दरअसल पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, आपको बता दें कि देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 20,407। जी हाँ, मृतकों की संख्या 653 पहुंची। महाराष्ट्र की बात करें तो 518 ही हैं, जबकि गुजरात में आज 94 नए मामले सामने आए, जो कि 2272 केसेस हो चुके हैं। दिल्ली की बात करें तो 2156 केसेस ही हैं, जबकि राजस्थान में आज 133 नए मामले आए को केसेस बढ़ के 1868 हो चुके हैं। तमिलनाडु में भी 1596 हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में भी 56 नए मामले सामने आए हैं। टोटल 813 हो चुके हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में भी 31 मामले सामने आए, टोटल 423 हो चुके हैं। बिहार में 10 मामले सामने आए, टोटल 136 हो गए। ओडिशा में 3 मामले सामने आए, टोटल 82 हो चुके हैं। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं फिलहाल अभी, और किन्हीं राज्यों में अभी आज कोई मामले देखने को नहीं मिले हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला बर्दाश्त नहीं है, सरकार ने लाया नया कानून, इसमें कड़े सजा का प्रावधान, केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। जी हां, दरअसल स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने काफी दिनों से मंथन किया। सभी अधिकारियों के साथ, उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक के बाद एक नए कानून के तहत बड़ी सजा का प्रावधान देने का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में जानकारी दी। गंभीर हमले के मामले में हमलावरों को 7 साल तक की सजा होगी। जी हाँ, 1 साल से लेकर 7 साल तक की कैद हो सकती है, ये बड़ा प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही 1 लाख से लेकर 7 लाख रुपए तक जुर्माना राशि भी देना पड़ेगा। महामारी से देश को बचाने के लिए खुद को जोखिम में डाल रहे स्वास्थ्य कर्मी पूरी मेहनत कर रहे हैं, उन पर इस तरह का हालात दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके खिलाफ किसी तरीके का हमला या शोषण की घटना असहनीय। इसके तहत एक अध्यादेश लाया गया है, जो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन गया है। आपको बता दें कि अभी तक 6 महीने तक ही सजा होती थी, और इसी को देखते हुए लोगों के मन बड़े थे। लेकिन अब सरकार ने अध्यादेश लाकर एक कानून बना दिया है, और अब 7 साल तक की सजा होगी। अगर आपने डॉक्टरों को आंख उठाकर भी देखी तो आपका हश्र जो होगा वो शायद आप भूल नहीं सकते हो। केंद्र सरकार गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बैठक हुई, और देश भर में आपको बता दें कि डॉक्टरों पर हमले का जो मामला निकल के आ रहा है वो लगातार कम होता दिख नहीं रहा है। आज भी अलीगढ़ की बात करें तो पुलिस प्रशासन ने जब अलीगढ़ में लॉकडाउन का पालन कराने पहुंची तो वहां के लोगों ने पुलिस प्रशासन पर हमला बोल दिया है, जिसको लेकर भी ये बड़ी खबर निकल के आई है। कल इंदौर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले हुए थे, तमिलनाडु में स्वास्थ्य कर्मियों पर कल हमले हुए थे। लगातार कई राज्यों में जगह जगह स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले किए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए गृह मंत्रालय ने ये बड़ा फैसला किया है। तो अगर आप भी इसके सहमत हैं, आप मानते हैं कि 7 साल की जेल ऐसे लोगों की होनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि महाराष्ट्र ठाकरे सीएम पद पर गेंद अब राज्यपाल के पालों में, हाईकोर्ट ने दखल देने से किया इनकार। जी हाँ,
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सीएम पद पर बरकरार रहने के मुद्दे पर अब गेंद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पाले में चली गई है। भाजपा कार्यकर्ता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर करके राज्य कैबिनेट की तरफ से ठाकरे को विधान परिषद में राज्यपाल कोटे से नामित सदस्य बनाए जाने की सिफारिश का विरोध किया था। इस पर हाईकोर्ट ने याचिका स्थगित करते हुए कहा कि राज्यपाल को ही सिर्फ राज्य कैबिनेट की सिफारिश की वैधता पर निर्णय लेने का फैसला है। अब राज्यपाल ही उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में अपने कोटे से नामित सदस्य के तौर पर प्रदेश देने या ना देने का निर्णय लेगा, प्रवेश देने का निर्णय लेगा। तो ये एक बड़ी खबर है। दरअसल 28 नवंबर को शपथ लिया, सोच रहे थे कि 6 महीने के अंदर वो एमएलसी यानी विधान परिषद के सदस्य बन जाएंगे, पर कोरोना वायरस के चलते ऐसा हो नहीं पाया और ऐसा ना हो पाने के कारण 28 मई वो लास्ट डेट है जब उनकी 6 महीने की डेट पूरी हो जाएगी। ऐसे में अगर 6 महीने के अंदर वो किसी विधानसभा या राज्य विधानसभा या विधान परिषद या फिर किसी सदन का सदस्य नहीं होते तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। और अब ऐसा माना जा रहा है कि कुर्सी जाना तय है क्योंकि राज्यपाल इन पर मुहर लगाने वाले नहीं हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। फेसबुक ने जियो में खरीदी 43,534 रुपये 34,000 करोड़ रुपए में लगभग 10% हिस्सेदारी। जी हाँ, 43,000 करोड़ रुपए में 10% हिस्सेदारी खरीदने के बाद अब 3 करोड़ छोटे किराना दुकानदारों को होगा इससे फायदा। जी हाँ, आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड और फेसबुक ने बुधवार को घोषणा की है कि उनके बीच एक समझौता हुआ। इस समझौता के तहत फेसबुक जियो प्लेटफॉर्म ने 43,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। फेसबुक के इस निवेश से जियो प्लेटफॉर्म्स का प्री मनी इंटरप्राइज वैल्यू लगभग 6.5 लाख करोड़ का आंका जा रहा है। फेसबुक इस निवेश के जरिए जियो प्लेटफॉर्म में 10% हिस्सेदारी खरीद रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा है कि निवेश के साथ ही जियो प्लेटफॉर्म रिलायंस रिटेल और फेसबुक के व्हाट्सएप के बीच कमर्शियल पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है। इसके तहत जियो मार्ट प्लेटफॉर्म पर रिलायंस रिटेल के न्यू कॉमर्स बिजनेस को व्हाट्सएप के जरिए बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही व्हाट्सएप पर छोटे कारोबारों में भी मदद मिलेगी। तो इस तरीके से अब व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का भी कारोबार बढ़ेगा। एडवर्टाइज के जरिए उनका और तेज़ी के साथ कारोबार बढ़ने वाला है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। इससे मौलाना शाद से निकल के आ रही, जहाँ जमातियों को लेकर बड़ा ऐलान किया, ऑडियो जारी किया। दरअसल लॉकडाउन के दौरान धार्मिक जलसा आयोजित करने वाला आरोपी तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना शाद ने जमातियों से अपना प्लाज्मा दान करने की अपील की। मंगलवार को एक पत्र जारी करके मौलाना ने कहा कि कोरोना से जूझ रहे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जमातियों को प्लाज्मा दान देने के आगे आना चाहिए। इसको लेकर अब उन्होंने इस तरीके के ऑडियो जारी किए। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अब धीरे धीरे वो सरेंडर होता नज़र आ रहा है और उसकी बोली और भाषा में सरकार के समर्थन में भी अब आने लगी है, क्योंकि इस तरीके से अभी भी सिकंजा लेकिन कसना बाकी उस पर। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद जामिया छात्र समेत 4 लोगों के खिलाफ लगा UAPA। जी हाँ, उत्तरी पूर्वी दिल्ली में दंगा भड़काने का है आरोप। दरअसल जामिया यूनिवर्सिटी के छात्र राजद के पूर्व नेता मीरन हैदर और जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के मीडिया कोऑर्डिनेटर सफूरा जारगर की गिरफ्तारी के एक दिन बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उन पर गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत केस दर्ज कर लिया है। उन पर फरवरी महीने में दिल्ली के उत्तरी पूर्वी इलाके में दंगे की साजिश रचने का आरोप है। इसके साथ ही पुलिस ने JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद और दिल्ली के भजनपुरा इलाके के स्थानीय नागरिक दानिश के खिलाफ UAPA लगा दिया है। और अब गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर ताबड़तोड़ छापेमारी और उन जिहादियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन किए जा रहे हैं जो लगातार दंगा भड़काने में काम किए थे। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि कोरोना काल में ड्रैगन पर चढ़ी एटमी सनक, पहले फैलाई महामारी, अब विश्व युद्ध की तैयारी। जी हाँ, आपको बता दें कि मुसीबत के वक्त नायकों और खलनायकों में ही पहचान होती है। इस वक्त दुनिया कोरोना की मुसीबत से जूझ रही है, लेकिन कोरोना से विश्व युद्ध के दौरान भी कुछ देश ऐसे हैं जो विनाशकारी हथियारों से युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यही है दुनिया की वो खलनायक जो कोरोना काल में भी युद्ध काल की तैयारी कर रहे हैं। इस देशों में सबसे ऊपर चीन, पहले दुनिया में कोरोना फैलाया और अब दुनिया कोरोना की वैक्सीन खोज रही है, तो ये चीन एटमी परीक्षण कर रहा है। जी हाँ, दुनिया के लिए चीन खुरापाते मुसीबत बनती जा रही है। पहले चीन की वुहान लैब और अब ये विश्व युद्ध की तैयारी। ये चीन को लेकर अमेरिकी की एक रिपोर्ट में छापा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तरीके से अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन लगातार एटमी परीक्षण कर रहा है। ना जाने ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन ये देश को द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ तृतीय विश्व युद्ध की तरफ ले जाने के संकेत दे रहे हैं। तो चीन
का न जाने क्यों अचानक ये चढ़ है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि कोरोना के चलते खाड़ी देशों में भारतीय और पाकिस्तानी मजदूर बेरोजगार हुए। सऊदी और यूएई की कंपनियों का कर्मचारियों को सैलरी देने से इनकार। जी हाँ, भारत में लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा दिहाड़ी मजदूरों को हो रही परेशानी है। इस तरह खाड़ी देशों के काम कर रहे भारतीय, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी मूल के लोग भी बेहद ख़राब दौर से गुजर रहे हैं। वहाँ काम करने वाले मजदूरों के पास न तो पैसे हैं, न ही पर्याप्त खाना है। इसके साथ ही ट्रैवल वैन के कारण अपने देश भी वापस नहीं लौट पा रहे हैं। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के वर्ल्ड फैक्ट बुक के मुताबिक सऊदी अरब की कुल आबादी 1/3 विदेशी हैं, यानी बहरीन और ओमान की आधी आबादी के बराबर ये लोग हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों से आए लाखों लोग खाड़ी देशों के कारखानों में छोटे मोटे काम करते हैं। सऊदी अरब और यूएई की कंपनियों ने विदेशी मजदूरों को घर पर बैठने का आदेश देकर सैलरी देने से भी मना कर दिया है। तो ये एक रिपोर्ट निकल कर बड़ी सामने आई है, जिससे काफ़ी लोगों के भूखमरी की कगार खासकर यूएई जैसे देशों में हो चले हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि अलीगढ़ में बाजार बंद कराने गई पुलिस टीम पर हमला, भीड़ ने ईंट और पत्थर फेंक कर मारा। जी हाँ, ये लगातार आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। भोजपुरा इलाके में पुलिस टीम पर पथराव किया गया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में आधाधुंध वायरल हो रहा है। जिसके बाद अब ये भी आंकड़ा ये निकल के आ रहा है कि पुलिस प्रशासन ने पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तो ये इस तरीके से लगातार आंकड़े। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट में विभागों का हुआ बंटवारा, नरोत्तम मिश्र को गृह और स्वास्थ्य की कमान। जी हाँ, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन के बाद बुधवार को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट में शामिल सभी मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कोरोना महामारी के दौर में नरोत्तम मिश्र को दोहरी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। मिश्रा राज्य के गृह और स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं कमल पटेल राज्य के नए कृषि मंत्री होंगे। तुलसी सिलावट को जल संसाधन विकास दिया गया है। वहीं गोविंद सिंह राजपूत को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री और मीना सिंह को आदिवासी कल्याण मंत्री बनाया गया है। मंत्रिमंडल के गठन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने कहा था कि अभी कैबिनेट छोटी रखी गई है, लॉकडाउन के खत्म होने के बाद कैबिनेट का विस्तार भी किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर निकल के आई है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। गृहमंत्री अमित शाह के बातचीत के बाद डॉक्टरों ने वापस लिया प्रदर्शन करने का फैसला। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि लगातार आंकड़े जो निकल के आ रहे थे डॉक्टरों पर हमले को लेकर, उसके बाद डॉक्टरों के जो एसोसिएशन थे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उन्होंने प्रदर्शन की चेतावनी दी थी या तो कड़ी कार्रवाई करने की बात गृह मंत्रालय से की गई थी। जिसके बाद गृहमंत्री अमित शाह ने बैठक किया, डॉक्टरों से बातचीत की और एक ऐसा कानून ला दिया जिसके बाद अब उन जिहादियों की या फिर जो भी डॉक्टरों पर हमला करेंगे उनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी और 7 साल तक जेल में सड़ना होगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि पहले केंद्र ने पंजाब को फटकारा, अब एक दिन बाद ही कहा दुकान खोलने की छूट दो एक दिन में। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि पंजाब सरकार द्वारा एसी, पंखा, कूलर, किताब, स्टेशनरी की दुकानों में छूट देने संबंधी जो निर्देश जारी किए गए थे, उसको लेकर केंद्र सरकार ने पंजाब को फटकार लगाई। केंद्र की ओर से कहा गया था कि गृह मंत्रालय द्वारा 15 से 16 अप्रैल को छूट देने संबंधी दिए गए निर्देशों से बाहर जाकर वो छूट दी जा रही है। ऐसे में ऐसे राज्य जो तानाशाही और मनमानी कर रहे हैं, ऐसे राज्य को सीमित दायरे में ही लॉकडाउन खोलना चाहिए, ऐसे वरना कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो केंद्र सरकार ने पंजाब को फटकार लगाई। फिलहाल चलिए दुनिया भर के जो आंकड़े हैं एक नज़र उन पर हम डाल लेते हैं। दरअसल दुनिया भर के आंकड़े 25,73,000 केसेज आ चुके हैं। मृतकों की संख्या 1,77,500 पहुंच चुकी है। वर्ल्ड वाइड की बात करें तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड अमेरिका है। अमेरिका की बात करें तो 8,26,000 केसेज आ चुके हैं, जबकि 45,000 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में 2,08,000 केसेज आ चुके हैं, जबकि 21,700 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में 1,83,000 लगभग 84,000 मामले सामने आ चुके हैं, तो 24,500 लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी में भी 1,48,000 मामले आ चुके हैं, तो 5,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में 1,29,000 मामले सामने आ चुके हैं, तो 17,000 मामले लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में 1,17,000 मामले सामने आ चुके हैं, तो 20,700 लोगों की मौत हो चुकी है। टर्की में 95,000 मामले, तो 22,64 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये है दुनिया दर दुनिया आंकड़े। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही, कोरोना वायरस महामारी को लेकर WHO की चेतावनी, इससे भी बुरा वक्त आने वाला है। जी हाँ,
विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कोरोना वायरस महामारी के बारे में एक बार फिर से चेताया है। उन्होंने कहा कि इससे भी बुरा वक्त अभी आने वाला है। उन्होंने कहा कि दुनिया अभी इस वायरस से उपजी महामारी का और भी बुरा रूप देखने वाली है। जिनेवा में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि कुछ देश ऐसे हैं जो पाबंदियां लगाने अब शुरू कर रहे हैं, जिसमें से अफ्रीकी देश बताए जा रहे हैं, और कुछ ऐसे देश हैं जो लॉकडाउन खोल रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन खोलने वाले लोगों को, देशों को हमारा निर्देश है कि वो अपने एरिया के और अपने देशों के पूरी तरीके से वहाँ के जो नियंत्रण हालात हैं उसको पूरी तरीके से एक बार फिर से रिवाइज कर लें और देख लें क्या खोलने लायक है या फिर नहीं, वरना ये हालात उन देशों में और तेज़ी के साथ दुगनी स्पीड से बढ़ेंगे। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि ब्रेकिंग न्यूज़ में बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही, जहाँ पर बिहार से निकल के आ रही दरोगा के सामने ही अधिकारी ने पुलिसकर्मी से करवाई थी उठक बैठक, डीजीपी के आदेश से हुए सस्पेंड। जी हाँ, कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार ने लॉकडाउन में गाड़ी रोकने पर अपने पद में गुमान में अररिया के बैराची के ओपी होमगार्ड को उठक बैठक कराई थी, जिसके बाद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इस मामले का संज्ञान लिया। संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई करते हुए कृषि विभाग के पदाधिकारी को तत्काल सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए हैं। तो ये बड़ी मामले निकल के आए। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये देश कोरोना को हराएगा तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।